बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लैसाग्नी टेस्ट के थ्रू हम किन किन एलिमेंट को पहचान सकते हैं। तो ध्यान देना, लैसाग्नी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम मेटल के साथ हीट करके उसमें जो भी एलिमेंट है उसको उसके आयंस में कन्वर्ट करते हैं और उस आयंस का हम टेस्ट करके हम उस एलिमेंट को पहचानते हैं कि किस एलिमेंट से आयन बना हुआ होगा। ठीक है, तो आपका ध्यान देना, नाइट्रोजन जो होता है, तो लैसाग्नी टेस्ट में नाइट्रोजन जो होता है वो कन्वर्ट होता है CN- आयन में, और आपके सैंपल में अगर सल्फ़र भी होगा तो कन्वर्ट होगा SCN- में। ठीक, आपका सल्फ़र जो होता है, सल्फ़र जनरली कन्वर्ट होता है S-2 में। ठीक, और अगर कार्बन नाइट्रोजन दोनों होगा तो सल्फ़र जो है वो SCN आयन में कन्वर्ट होता है। आपका जो हालोजन होता है वो कन्वर्ट होता है X- आयन में, और जो फॉस्फोरस होता है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं आपके फॉस्फेट फॉर्म में, या फिर इसके अदर आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम लैसाग्नी टेस्ट में उसको पहचान सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शन 2 में जो है, जो भी एलिमेंट मौजूद हैं उसके लिए हम लैसाग्नी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल में पूछा गया था और ये क्वेश्चन आपसे सही होना चाहिए था। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि SiO2 and GeO2 आर एसिडिक वाइल SNO and PbO आर एम्फोटेरिक इन नेचर। अब ध्यान देना, ये जितना भी ऑक्साइड है आपके ग्रुप नंबर 14 का ऑक्साइड्स है। तो ग्रुप 14 के ऑक्साइड्स में आपका PbO2 SNO एंड SNO2 ये सारा एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, इसके अलावा देखोगे तो CO2 SiO2 GeO एंड GeO2 ये सारा आपका एसिडिक होता है। देन CO ये होगा आपका न्यूट्रल ऑक्साइड होगा। तो इसको आप अगर एनालाइज करोगे तो आप देखोगे आपका स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग स्टेटमेंट 2 का। तो स्टेटमेंट 2 में क्या बोला हुआ है कि एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन आर ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन एंड pπ-dπ बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे ये चीज़ गलत हो रहा है, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट डी नहीं होता है तो pπ-dπ बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। यानी इसके कारण आपका स्टेटमेंट 2 क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसके बेसिस पे आप किस ऑप्शन को सही करोगे, तो आपका जो ऑप्शन 4 होगा वो होगा करेक्ट। तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन का एनालिसिस। अभी इस एनालिसिस में आपके लिए मैं एक्स्ट्रा पॉइंट में ऐड करना चाहता हूँ कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का जो लिस्ट है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें और भी कौन से ऑक्साइड एम्फोटेरिक हो सकते हैं वो आप इसमें ऐड कर लो। तो ऐड जब हम लोग करेंगे, ध्यान देना, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में और क्या क्या हो सकते हैं, तो आर्सेनिक का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, एंटीमोनी का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होगा। ठीक है, जिंक का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा। देन क्रोमियम का जो ऑक्साइड है +3 स्टेट में, अगर +4 स्टेट में ऑक्साइड जो होता है और जो +5 स्टेट का ऑक्साइड होता है, ये सारा का सारा एम्फोटेरिक होगा। लेड का +2 +4 दोनों स्टेट एम्फोटेरिक होगा। एसएन का दोनों स्टेट +2 +4 दोनों एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, गैलियम का ऑक्साइड भी क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। इसके अलावा क्या होगा, Mn का +3 +4 एंड +5 ये तीनों सेट में जो ऑक्साइड्स होते हैं एम्फोटेरिक होंगे। और वैंडियम का पेंटाऑक्साइड्स क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, तो ये आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जॉस्टिव लिस्ट है।
तो इन केस कभी आपसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछेगा तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। इनफैक्ट हमारे चैनल पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के लिए एक अच्छा सा याद करने का ट्रिक भी दिया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट चेक करना। इनफैक्ट मैं इस वीडियो के एंड में भी उस प्लेलिस्ट को मैं ऐड करवा दूंगा, ठीक है। तो उसको आप देखोगे तो उसको याद करने का सिंपल तरीका आपको मिल जाएगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन में सारे ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होंगे। ध्यान देना, इन सारे गिवन ऑप्शन में ऑप्शन जो 2 है उसमें सारे ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है। अब आपको मैं समझाता हूँ कि इसको हम लोग इतना जल्दी कैसे पहचान सकते हैं। तो ध्यान देना, जब भी आपके ग्रुप में अगर कोई चार्ज पॉजिटिव होगा या फिर आपके ग्रुप में जो एटम रिंग से कनेक्टेड है उस एटम में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखे, तो इस केस में आप बोल सकते हो कि ए ग्रुप -m की तरह काम करेगा। अब ध्यान देना, जो ऑप्शन 2 है, 2 में जो पहला जो है नाइट्रो है, तो नाइट्रो का जो N है उसे डबल बॉन्ड O लिंक है, यानी ये जो केस होगा इससे मैच करेगा, ठीक है। CHO अगला जो ग्रुप है एल्डिहाइड, उसमें भी क्या होगा, C के साथ डबल बॉन्ड O है, यानी ये भी इससे मैच करेगा, ठीक। SO3H में क्या होगा, इसमें भी S के साथ डबल बॉन्ड O लिंक है, ये भी यहाँ से मैच करेगा इस टाइप में। COR यानी कीटोन ग्रुप है, ये भी यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे मैच करेगा, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का ट्रिक कि किस तरह से आप -m ग्रुप को पहचान सकते हो। इसके अलावा ध्यान देना, अगर आपके पास कोई ऐसा आइटम इन्वॉल्व होगा जिस पे वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, जैसे मान लेते हैं कि BH2, तो बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली होता है, तो ये भी आपका -m ग्रुप होता है। इसके अलावा ध्यान देना, अगर आपके सिस्टम में CCl3 होगा, CCl3 यानी शॉर्ट में आप ऐसा लिखोगे CCl3, तो ये भी आपका -m ग्रुप होता है, ठीक है। तो -m ग्रुप पहचानने का एक ट्रिक और एग्जॉस्टिव तरीका मैं आपको समझा चुका हूँ। बाकी करेक्ट ऑप्शन हम लोग पहले ही मार्क कर चुके हैं, ऑप्शन 2 अपना करेक्ट होगा, ठीक है बच्चों लोग। इसके अलावा इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप +m ग्रुप कैसे पहचानोगे। तो +m ग्रुप पहचानने का सिंपल मैं तरीका आपको समझा रहा हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई +m ग्रुप। तो +m ग्रुप के लिए क्या होता है कि अगर आपके एटम पे चार्ज नेगेटिव हो या लोन पेयर हो, ठीक है, या फिर अगर कार्बन हो तो उसमें एटलीस्ट एक H होना चाहिए, एटलीस्ट एक H होना चाहिए। तो अगर इस कंडीशन में आपको कहीं भी दिखेगा तो उस ग्रुप को आप +m बोल सकते हो, उसको आप +m बोल सकते हो, ठीक है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस और उसका डिटेल डिस्कशन। इस तरह के डिस्कशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग ये क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो आपके पास असर्शन क्या दिया हुआ है कि इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम +2 इज रिड्यूसिंग वाइल Mn+3 इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। तो ध्यान ना, इसको हम लोग पहले देखते हैं। तो ध्यान देंगे, क्रोमियम +2 से +3 जाना चाहता है तो हाँ जाना चाहेगा। इसका रीजन होता है, इसका 2 रीजन होता है कि क्रोमियम +2 जो होता है इसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d4 होता है। क्योंकि इस जो भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग बिहेवियर होता है उसके लिए मीडियम क्या होता है, एक्वस होता है। एक्वस मीडियम में वाटर एज ए लिगेंड की तरह काम करता है, तो वाटर आपका लिगेंड होता है। इस लिगेंड के प्रेजेंस में आपका जो डी ऑर्बिटल है उसका स्प्लिटिंग होगा, तो क्रोमियम का जो डी ऑर्बिटल है 2 पार्ट में ब्रेक करेगा, T2G और Eg फॉर्म में। तो ये आपका T2G लेवल है और ये आपका Eg लेवल है। अब D4 जो होगा, D4 में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिलअप करोगे। तो जैसे ही आप क्रोमियम +2 से +3 में जाओगे तो आपका जो T2G लेवल है वो हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो T2G लेवल क्या होगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है ड्यू टू हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी ऑफ T2G लेवल। बात समझ में आया। सेकेंड क्या होता है कि क्रोमियम +3 का हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है +2 के रिस्पेक्ट में। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी एक रीजन हो सकता है +2 से +3 आने का, ठीक है। तो ये 2 रीजन सपोर्ट करेगा। अब ध्यान देंगे, अब हम Mn पे फोकस करते हैं। तो Mn ध्यान देना, अगर Mn +3 से अगर हम +2 मूव करते हैं
तो इसमें Mn+3 का होता है कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d4, और जब +2 में मूव करेगा तो हो जाएगा आर्गन 3d5, यानी इसका डी सबसेल क्या होता है, हाफ फिल हो जाता है। तो इसका डी सबसेल क्या होगा, इसका डी सबसेल हाफ फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण भी क्या होता है, Mn का +3 स्टेट +2 में मूव करना चाहता है, यानी आपका असर्शन जो है वो करेक्ट है। अगर हम रीजन का बात करते हैं तो रीजन में क्या दिया हुआ है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व देन इनकम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी आपका जो हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल सबसेल्स होता है, यानी ऑर्बिटल्स या एनर्जी लेवल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू जो इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। तो ये भी आपका रीजन जो है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है आपके असर्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। यानी अपना जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन होने वाला है 1। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ध्यान देना, जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें ये सारे ग्रुप 15 का हाइड्राइड्स हैं। तो ध्यान देंगे, जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वहाँ से आपका हाइड्रोजन निकालना सबसे आसान होगा, H निकालना सबसे आसान होगा। तो ध्यान देंगे, डाउन द ग्रुप जैसे आप मूव करते हो तो डाउन द ग्रुप मूव करने पे आपके बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज करेगा। क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो डाउन द ग्रुप में जब बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी यानी जो मेटल और या फिर आपका जो सेंट्रल एटम है और जो H का बॉन्ड है, इसका बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी क्या होता है, डिक्रीज करेगा। तो इसको तोड़ना क्या होगा, ईजी होगा। अब तोड़ना ईजी होगा तो क्या होगा, आपका जो हाइड्राइड्स है H को उतना ही लूज करेगा। अब जो कंपाउंड जो है या जो मॉलिक्यूल आपके हाइड्रोजन को इजीली लूज करेगा वो बेटर क्या होगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2। तो जब भी ग्रुप 15 हो तो आपको पता होना चाहिए ग्रुप 15 का जो हाइड्राइड्स होता है डाउन द ग्रुप में उनका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ता है। रीजन है ड्यू टू लेस, यानी जैसे जैसे नीचे मूव करेगा उनका बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो H को छोड़ना क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने एक ऑर्गेनिक का रिएक्शन दिया हुआ है। इसमें आपके सामने पहला मॉलिक्यूल आपके पास है ब्रोमो इथेन, उसको आप ट्रीट कर रहे हो आप अल्कोहलिक केवेज से। तो अल्कोहलिक केवेज क्या करे बच्चों लोग, आपका एक अल्कीन क्रिएट करेगा यानी इथीन बनाएगा। अब इस इथीन में आप ऐड कर रहे हो Br2CCl4। तो Br2CCl4 से क्या होता है बच्चों लोग, आपका पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और दोनों पाई बॉन्ड में आप ब्रोमीन ब्रेक करके ब्रोमीन जोड़ देना दोनों जगह पे जहाँ जहाँ वैलेंसी खाली होगा। अब इसके बाद हम लोग डाल रहे हैं एक्सेस KCN। KCN का काम क्या होता है, ब्रोमीन को हटा के CN लगाता है। तो यहाँ पे हम CN लगा दिए। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे होगा H+N वाटर हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो आपका हाइड्रोलाइसिस करने पे होता है क्या है, जो भी साइनाइड ग्रुप है वो जाएगा कन्वर्ट होगा COH में, यानी आपके पास CH2 COOH NCOH में कन्वर्ट हो चुका है। अब जो एसिड बना है आपके पास डाइओइक एसिड है। इस एसिड का नाम होता है सक्सेनिक एसिड, यानी आपका जो ऑप्शन 4 होगा ये 4 होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अ पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए हम एक बार देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आपके सामने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई का एक फिगर बना हुआ है। तो ध्यान देना, इसमें जो डेंसिटी ऊपर नीचे है, जो एक जगह हाइयर है एक जगह क्या होगा, लोअर होगा। तो दोनों जगह लोअर तो नहीं है, यानी इसका मतलब आपका पहला स्टेटमेंट जो होगा वो होगा इनकरेक्ट। अगर बात करते हैं हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट का, तो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज अ नोड बिटवीन न्यूक्लियाई। तो ध्यान देना, आप इसका अगर
फिगर को देखते हो तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वेट का एक फिगर बना हुआ आपके सामने, तो ध्यान देंगे ये न्यूक्लियाई के बीच में आपके सामने एक नोड दिख रहा होगा, यहाँ पे नोड दिख रहा होगा, यानी न्यूक्लियाई के बीच में आपके पास नोड मौजूद है इन पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब आपका जो स्टेटमेंट 2 है वो है करेक्ट। तो आपका जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आपका स्टेटमेंट 1 क्या होगा, फॉल्स होगा, एंड 2 क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी आपका 4th ऑप्शन होगा करेक्ट। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट अननोन है, ठीक है, उसको ए बोला गया है, उसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2PDC। तो ये बेसिकली आपका लिंडलर कैटलिस्ट है। आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज करते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड में, और जब हम लिंडलर कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो ये खुद को कन्वर्ट करता है सिस टाइप के अल्कीन में, यानी दोनों H सेम साइड ऐड होगा और R1 R2 क्या होगा भी सेम साइड चले जाएंगे। तो इसका आप इसको आप देखोगे, इसका मतलब आप ए को पहचान सकते हो, ये क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C2H5, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेंट 2 हो जाएगा, पेंट 2 हो जाएगा। तो हम लोग ए पहचान चुके हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो अगले पास ब्यूटाइन है, ब्यूट 2 है, उसको हम H2 डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम लिक्विड अमोनिया। तो ध्यान देना जो सोडियम लिक्विड अमोनिया है उसको यूज करने से आपका जो अल्काइन होता है उस ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट होता है, यानी इसका जो कन्वर्जन होगा, यानी रिडक्शन के बाद ये ऐसा खुद को कन्वर्ट कर लेगा। इसका मतलब आपका जो ए था पेन 2 और बी जो बनेगा ए बनेगा ट्रांस 2 ब्यूटीन बनेगा, यानी आपका जो ऑप्शन 3 होगा करेक्ट। ठीक है, तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बोथ मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन पी एंड डी ब्लॉक। तो ध्यान देना आपको पता होना चाहिए कि पी ब्लॉक में मेटल नॉन मेटल दोनों होते हैं, बट डी ब्लॉक जो होता है उसमें सिर्फ मेटल होता है, यानी इसमें नॉन मेटल होता नहीं है। इसका मतलब आपका पहला स्टेटमेंट जो होगा ये होगा आपका इनकरेक्ट। नेक्स्ट मूव करता हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट में। तो नॉन मेटल हैव हाइयर आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन मेटल्स। तो ध्यान देना नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप मूव करते हैं लॉन्ग द पीरियड में तो आपका मेटल लेफ्ट साइड होता है, जैसे से आप राइट मूव करोगे तो आप मूव करते हो टुवर्ड्स पी ब्लॉक, तो लेफ्ट साइड में होता है एस ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक आता है, फिर पी ब्लॉक आता है। तो नॉन मेटल्स पी ब्लॉक में रहते हैं, और जैसे से आप राइट मूव करते हो तो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इंक्रीज करता है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, आपका मेटालिक कैरेक्टर घटेगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब आपका जो स्टेटमेंट 2 होगा वो होगा करेक्ट। तो आपका स्टेटमेंट 1 क्या है, 1 फॉल्स है, और 2 क्या है, 2 होगा करेक्ट। तो आपका जो इस गिवन ऑप्शन में से पहला जो ऑप्शन है वो होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का आंसर एंड एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 स्टेटमेंट है और उनके बारे में आपसे कमेंट पूछा गया था। ध्यान देंगे आपका जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जब भी आप डाइमिथाइल ग्लाइकोजिम को ट्रीट करते हो निकल के साथ तो इसमें 6 मेंबर कोवलेंट बॉन्ड का चिलेट रिंग फॉर्म होता है। तो ध्यान देंगे ये आपका जो टॉपिक है लिया गया है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड सॉल्ट एनालिसिस से। तो निकल में जब हम डाइमिथाइल ग्लाइकोजिम डालते हैं तो उसमें एक रेड पीपीटी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो एक कॉम्प्लेक्स जो बनेगा तो ये मैं आपको डाइमिथाइल ग्लाइकोजिम का मैं फिगर लिख रहा हूँ। तो आपका कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसमें इस तरह का चिलेशन होता है, और दूसरे साइड से भी क्या होता है जो एन कॉलोन पर यहाँ भी आपके चिलेशन में हेल्प करेगा। तो आपका जो चिलेट रिंग फॉर्म कर रहा है उसमें आप मेंबर देखोगे तो 5 मेंबर का चिलेट रिंग फॉर्म करेगा। तो आपके स्टेटमेंट में 6 मेंबर लिखा हुआ है, यानी ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपके इस कॉम्प्लेक्स में नहीं जो रेड पीपीटी फॉर्म करता है निकल के साथ डाइमिथाइल ग्लाइकोजिम,
उसमें आपके पास 4 रिंग बनता है, 2 रिंग बनता है ड्यू टू चिलेशन, और इस चिलेशन वाले में 5 मेंबर रिंग फॉर्म कर रहा है, और 2 रिंग बनता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, उसमें भी रिंग का जो साइज होगा वो भी उसमें क्या होगा, तो उसमें ध्यान देना जो H बॉन्ड से बनता है उसमें आपका एक मेंबर जो होगा नाइट्रोजन, यहाँ दिख रहा है आपको, ये पहला मेंबर, सेकंड मेंबर निकल, थर्ड नाइट्रोजन, फोर्थ ऑक्सीजन, फिफ्थ हाइड्रोजन, और सिक्स क्या होगा, दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपका जो H बॉन्डेड रिंग है उसका साइज होगा 6 मेंबर, लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कोवलेंट चिलेट रिंग क्या होगा, तो कोवलेंट जो चिलेट होगा, नहीं जो कोवलेंट बॉन्ड से बनता है, वो आपका साइज होगा 5 मेंबर, यानी आपका पहला स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट का, तो यहाँ बोला गया प्रोशन ब्लू कलर जो पीपीटी बनता है उसमें आयरन का +2+3 दोनों स्टेट होता है, तो ध्यान देंगे जो प्रोशन ब्लू जो कलर बनता है उसमें क्या होता है, उसमें उसका फॉर्मूला होता है FeCN6 का 3, तो इसमें जो आउटर जो आयरन एटम है इसका स्टेट +3 होता है, और जो अंदर में Fe है उसका स्टेट +2 होता है, यानी इसमें +2+3 दोनों स्टेट होता है आयरन का। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारे लिए इस क्वेश्चन के लिए अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का डिस्कशन और एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गिवन जो भी कंपाउंड्स दिए हुए हैं उसमें जो कलर शो करेगा, उसमें कलर शो करने का रीजन डी ट्रांजिशन किस केस में होगा। तो ध्यान देना, डी ट्रांजिशन के थ्रू कलर शो करने के लिए आपके मॉलिक्यूल कंपाउंड में जो डी जो मेटल है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें D1 से D9 तक होना चाहिए। अगर उस आयन के कॉन्फ़िगरेशन में D0 या D10 होगा तो उस केस में डी ट्रांजिशन के थ्रू कलर शो नहीं करेगा। तो हमको बस चेक करना है कि किस मेटल का जो है डी में इलेक्ट्रॉन D1 से D9 तक के बीच में होगा, वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देंगे कॉपर सल्फेट डॉट 5s2 यानी ब्लू पेट्रोल में जो कॉपर का स्टेट है +2 होता है, और +2 स्टेट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है होता है आर्गन 3d9। बात समझ में आया, तो ये हो गया आपका आर्गन 3d9, तो यानी ये आपकी इसमें मैच कर रहा है। बाकी K2CrO4 में क्रोमियम का प्लस स्टेट है, K2Cr27 में क्या क्रोमियम प्लस स्टेट में है, दोनों स्टेट में क्रोमियम के कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, आर्गन 3d0, यानी इसमें D में 0 होगा। ठीक है, तो D में 0 मतलब इसमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। KMnO4 में Mn का +7 होता है, और Mn+7 में भी क्या होगा, ये भी आर्गन 3d0 होगा, यानी इन तीनों केसेस में आपका डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन 1, यानी ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट डॉट 5s2 कलर शो करता है ड्यू टू डी ट्रांजिशन। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और इसके साथ उन दोनों के लिए कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा। तो ध्यान ना, पहला जो कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट NH3 इसमें आपका सेंट्रल मेटल कोबाल्ट +3 है, और अमोनिया उसमें लिगेंड की तरह काम कर रहा है। अमोनिया जो है इनके सब कोबाल्ट स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। जब भी आपका सेंट्रल मेटल कोबाल्ट होगा तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो कोबाल्ट +3 में आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये है आर्गन 3d6। अगर अमोनिया स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव कर रहा है कोबाल्ट के केस में, तो आपका ये क्या करेगा, अंदर के डी इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देगा, और लिगेंड जो है यहाँ का 2 d ऑर्बिटल और बाहर का 1 s और 3 p को ऑक्यूपाई करेगा। तो कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स को हम बोल सकते हैं कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और इस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को आप एक और नाम से बोल सकते हो कि चूँकि इसमें स्पिन सारा पेयर्ड हो चुका है तो इस बार बोलोगे स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये दोनों नाम इसके लिए आप यूज कर सकते हो आप। ठीक है, अब ध्यान देंगे आप लोग, अगला जो कॉम्प्लेक्स है
COF6-3, इसमें भी कोबाल्ट का स्टेट +3 है, बट फ्लोरीन -F- जो लिगेंड होगा ये होगा वीक लिगेंड, तो इसमें पेयरिंग तो होगा नहीं। जब पेयरिंग होगा नहीं तो आपका जो यहाँ पे D6 है उसका इलेक्ट्रॉन को मैं दिखा रहा हूँ, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और आपके पास टोटल अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 4। अब इस 4 अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन में ध्यान देना, लिगेंड जो है लिगेंड आउटर ऑर्बिटल में जाएगा, यानी यहाँ पे S रहेगा, P रहेगा, P का 3 ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा और D के 2 ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करके आपके हाइब्रिडेशन को बनाएगा sp3d2। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और चूंकि इसमें आपका स्पिन पेयर्ड नहीं हुआ तो इसको बोलते हैं हम लोग स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान देना, अब आप देखो कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा। तो आप ध्यान देंगे आपका जो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारे साथ मैच कर रहा है, यानी पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है और जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग अगले क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने मैच द कॉलम दिया हुआ है। तो पहला जो इसमें मैच है, फेनॉल को जब डिंग से हीट करते हो तो क्या बनता है बच्चों, तो बनता है आपका बेंजीन, यानी जो ए है मैच करेगा 3 के साथ। तो ए का मैच 3 2 जगह दिया हुआ है, चेक 1 और 2 में। नेक्स्ट होता है फेनॉल को आप ट्रीट करते हो क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम, तो ये रीमर टीमर रिएक्शन है और इसमें फॉर्म करता है सैलिसाइल्डिहाइड, यानी बी के साथ 1 मैच करेगा। तो बी के साथ 1 मैच कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है ऑप्शन 2 में। तो आपका ऑप्शन 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सी जो है, सी में क्या है, फेनॉल में डालते हैं CO2, तो ये आपका कोल्बे रिएक्शन है। तो कोल्बे रिएक्शन में आपका बनता है सैलिसाइक्लिक एसिड, यानी सी के लिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा। और डी में क्या होता है, जब भी आप डालते हो फेनॉल में कॉन्क नाइट्रिक एसिड तो बनता है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड फॉर्म करता है, यानी डी के साथ 4 का मैच होगा। तो हम लोग ऑलरेडी आंसर बता चुके थे कि अपना ऑप्शन 2 जो होगा वो करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गिवन जो ऑप्शंस है उसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। तो ध्यान देना, जब भी आप सिमिलर मासेस के कंपाउंड को कंपेयर कर रहे होते हो तो उसमें अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल आपको दिखे जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, बाकी कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है। तो ध्यान देना, आपका जो ऑप्शन 2 है इसमें अल्कोहल है, अल्कोहल जो है इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड फॉर्म करेगा, जिसके कारण क्या होता है, इनका इंटरमोलिकुलर जो इंट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इस केस में इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन 2 है ये इन चारों में से सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट शो करने वाला है। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर एंड सॉल्यूशन। तो चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बस चलो इस क्वेश्चन में से बोला गया है कि किस मेटल का आपका हाईएस्ट थर्ड आयनेशन एंथैल्पी होने वाला है। तो ध्यान देंगे, आप देखोगे तो आप Mn को फोकस करो। Mn का एटॉमिक नंबर 25 होता है, इसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d5 N4s2। तो अगर आप इसमें I1 दोगे तो आपका S इलेक्ट्रॉन निकलेगा, I2 दोगे तो भी आपका S इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो I2 देने के बाद इसका जो आपका कॉन्फिगरेशन होगा ये होगा आर्गन 3d5, यानी आपका Mn+2 स्टेट में पहुंच चुका है। अब यहाँ से जब आप थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो थर्ड इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो निकलता है आपके हाफ फील्ड लेवल से, यानी आपका Mn ऑलरेडी अब हाफ फील्ड हो चुका है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि D5 जो कॉन्फ़िगरेशन है स्टेबल है ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। तो यहाँ ये I3 का वैल्यू क्या होगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा किसके लिए, Mn के लिए। तो आपका जो आंसर होगा ये होगा Mn, यानी 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का आंसर एंड एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें कौन सा ग्रुप है जो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है, यानी -R ग्रुप, यानी -R ग्रुप। तो कभी कभी -R बोलेगा और -R को ही कभी कभी हम लोग बोलते हैं -M, यानी मेजोमेरिक इफेक्ट नेगेटिव कौन शो करता है, ये भी कभी कभी इसके लिए आपको वर्ड यूज किया जा सकता है। तो ध्यान ना, -R ग्रुप शो करने के लिए आपका ग्रुप में या तो पॉजिटिव बना होना चाहिए या तो ग्रुप में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए।
तो अगर आपके पास ऐसा कोई है जिसमें पॉजिटिव है या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर एक ऐसा एटम होना चाहिए जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल खाली हो, या फिर CCl3, ये सारा मैं कंडीशन बता रहा हूँ -R के लिए। तो यहाँ ध्यान देना, आपके पास जो ऑप्शन ए है, ए में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें C में डबल बॉन्ड O बना हुआ है, यानी ये जो सिस्टम है इस कंडीशन के साथ मैच करेगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो -R ग्रुप में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। तो यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 1। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस और इसका कॉन्सेप्ट का डिस्कशन। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड शो करेगा। तो ध्यान देंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड शो करने के लिए आपके सेम मॉलिक्यूल में आपके पास ऐसा H होना चाहिए जो FON से लिंक हो, और उसी मॉलिक्यूल में आपके पास F फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। प्लस जो इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड बनेगा तो उसमें जो रिंग का साइज क्रिएट होगा वो 5 या 6 मेंबर रिंग होना चाहिए। तो ध्यान देंगे, आपका जो ऑप्शन 4 है, 4 में आपके एक ही मॉलिक्यूल में नाइट्रो पे O है और नीचे वाले में OH से H लिंक है, और ये जो H इस O से H बॉन्ड बनाएगा और जो रिंग बनेगा 6 मेंबर जो कि स्टेबल होता है। तो यानी जो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है ये आपका इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड शो करता है, और ये आपको पता भी होना चाहिए, ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा भी हुआ है कि ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज स्टीम वोलेटाइल। ठीक है, इसका आंसर होगा 4। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने एक मैच द कॉलम है, और ये मैच द कॉलम बेसिकली आपके अल्काइल हाइड्राइड चैप्टर के लास्ट पार्ट से लिया हुआ है, यानी जो कंपाउंड्स है अल्काइल हाइड्राइड के उनके यूजेस से लिया हुआ है। तो ध्यान देंगे, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है इसका यूज हम लोग करते हैं किस में, तो फायर एक्सटिंग्विशन में। तो ए के साथ आपका मैच जो करेगा 3 करेगा, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है जहाँ पे ए के साथ 3 का मैच हुआ है, ये ऑप्शन कौन सा है, 4। बाकी हम लोग चेक कर लेते हैं। जो मिथिलीन क्लोराइड होता है इसका यूज करते हैं हम लोग पेंट रिमूव करने में, यानी ये हो जाएगा बी के लिए 1। DDT जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, इंसेक्टिसाइड्स होता है, तो सी के लिए 4 हो जाएगा। फेरोन्स का हम लोग यूज करते हैं बच्चों लोग रेफ्रिजरेशन में, तो डी के लिए 2 हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर था बच्चों लोग ये था 4। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करते हैं हम लोग अलग क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने सॉल्बिलिटी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट दिया हुआ है W ग्राम पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और कैल्शियम फॉस्फेट का मोलर मास को कैपिटल M मानना है। इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके हमको निकालना है सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट को निकालना है, यानी आपको KSP को पता करना है। तो ध्यान देंगे, KSP पता करने के लिए हमको जो है हमको S पता करना पड़ेगा। S होता है सॉल्बिलिटी, और ये सॉल्बिलिटी जो होता है मोल पर लीटर में। तो ध्यान देंगे, आपका W ग्राम पर 100 ml में है, तो इसका मतलब अगर हम सिस्टम के 1000 ml को करेंगे तो उसमें आपका सॉल्बिलिटी होगा 10 टाइम्स W होगा। ठीक, यानी आपके 1 लीटर सॉल्यूशन में आपका जो वेट होगा कैल्शियम फॉस्फेट का होगा 10 W होगा। तो उसको हम मोल में अगर चेंज करते हैं तो मोल में कितना चेंज हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10 W बाई मोलर मास, ये हो जाएगा मोल इन 1 लीटर। तो ये हो जाएगा आपका S, ये हो जाएगा आपका S। अब ध्यान देंगे, कैल्शियम फॉस्फेट का जो फार्मूला होता है ये होता है CA3PO4 होल ट्वाइस। इसमें अगर ब्रेक करेगा तो कैल्शियम का 3 आयन होगा और फॉस्फेट का 2 आयन होगा। तो अगर हम सॉल्बिलिटी को S मानते हैं मोल पर लीटर में, तो यहाँ पे 3S होगा और यहाँ पे क्या होगा 2S होगा। तो आपका जो KSP होगा, KSP क्या होगा आपके 3S का क्यूब एंड 2S का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 27 × 4 × S का पावर 5 हो जाएगा, यानी आपका 108 इंटू ये हो जाएगा आपका S का पावर क्या हो जाएगा बच्चों लोग 5 हो चुका है। और S क्या है, तो S बेसिकली है आपका है 10W/m है, यानी आप S के जगह पुट कर सकते हो 10W/m को, यानी 108 10W/m
का पावर क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ से W/m का पावर तो 5 ले लेंगे और 10 जो है वो बाहर निकल जाएगा। अगर ये बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 108 × 10⁵ एंड W/m का पावर क्या होगा 5 होगा। तो अगर ऑप्शन देखोगे तो इसका जो वैल्यू है वो नियर अबाउट कितना आ जाएगा। तो इसको आप अगर 100 के आसपास मानते हो, अगर ये 100 के आसपास है, ठीक है, तो 100 के आसपास इसको लेते हो 108 को, तो ये वैल्यू हो जाएगा 10⁻7 से मैच करेगा। यानी के बाद सॉल्बिलिटी जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 10⁻7 W/m 10 और उसका पावर क्या होगा 5 होगा। तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या था, आपको पता होना चाहिए कि सॉल्बिलिटी में जो S होता है मोल पर लीटर। बाकी पता है तो बाकी सिंपल तरीके से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस और उसका अप्रोच। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 3p ऑर्बिटल में कितना रेडियल नोड होता है। तो ध्यान देना, जो रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n - l - 1। तो 3p का n होगा 3, उसका l होगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपसे गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए। तो बच्चों मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने एक रिएक्शन लिखा हुआ है और आपके सामने कुछ हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो ध्यान देंगे, और आपसे बोला गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर हम इस रिएक्शन का के बोल रहे हैं तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को 10⁻x के फॉर्म में लिखा हुआ है और आपको इस x के वैल्यू को बताना है इन टर्म्स ऑफ नियरेस्ट इंटीजर। तो ध्यान देंगे, इन दोनों ई नोट का यूज़ करके हम इस सेल का ई नोट निकाल सकते हैं। तो सेल का ई नोट कितना होगा बच्चों लोग, तो बेसिकली आप दोनों को यूज करोगे तो आपका ये आपका होगा कैथोड जो है, और ये आपका इसको बना होगा पेनोड, क्योंकि इसका आरपी वैल्यू क्या है लेस है। तो ध्यान देंगे, तो ई नोट सेल क्या होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड बनाओगे तो क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगा 1.51 और -0.49, तो समेशन हो जाएगा 2। अब आपको ई नोट मिल गया। अब आपको के निकालना है, तो के लिए अप्लाई क्या करोगे, ई नोट इक्वल टू क्या होता है बच्चों लोग 0.059/n log k होता है। ठीक है, अब ध्यान देना इस रिएक्शन का जो आपका n है, n कितना होगा, तो ध्यान देंगे आप इसको अगर आप बैलेंस करोगे, इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे +7 है और यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे 5 का गेन हो रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, कार्बन जो है +3 से +4 जा रहा है। चूँकि यहाँ पे कार्बन 2 है तो यहाँ 2 लगा दोगे, तो यहाँ पे लॉस कितने का 2 का होगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या होता है, इस लॉस गेन को आपको इक्वलाइज करना पड़ेगा। तो आप इस गेन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और लॉस को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी आपका जो n होगा n हो जाएगा इस रिएक्शन का 10 हो जाएगा। तो इस 10 को पुट करना पड़ेगा हमको। तो ई नोट इक्वल टू क्या होगा 0.059/10 log k। अब इसको log के लिए आप अगर सॉल्व करते हो तो log k जो होता है ये ऑलमोस्ट आपका निकल के आ जाएगा 338। ठीक है, नियर अबाउट 338 के पास पहुंचेगा। तो k क्या हो जाएगा 10 का पावर 338। तो जो 10 का पावर x है, x का वैल्यू क्या होगा 338, यानी इसका जो आंसर होगा 338। तो बच्चों सिंपल एक एप्लीकेशन था, आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन लिया हुआ था। यहाँ पे कहाँ एक ट्रिकी पॉइंट था। तो आपको ई नोट और के का रिलेशन पता होना चाहिए, आपको ई नोट निकालने आना चाहिए, प्लस आपका जो एन होता है एन यानी कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बैलेंसिंग का हल्का सा एप्लीकेशन आ सकता है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने एक जल्दाल मेथड का क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको नाइट्रोजन का परसेंटेज एस्टिमेट करना है। तो ध्यान देंगे, जल्दाल मेथड में नाइट्रोजन का परसेंट अगर एस्टिमेट करना है तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1.4 N1V1। ये होता है एसिड का नॉर्मलिटी और उसका वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम होगा ml में, माइनस N2V2। यहाँ पे बेस जो यूज करेंगे उसका नॉर्मलिटी है और V2 है वॉल्यूम उसका ml में, डिवाइडेड बाय सैंपल, जो है सैंपल का वेट हम डिवाइड करते हैं ग्राम में। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में कोई भी बेस यूज नहीं है, बेस यूज नहीं मतलब इसको आप नेगलेक्ट कर लोगे।
ठीक, कि आपके क्वेश्चन में बेस का इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो आपके पास एसिड है, एसिड H2SO4 है, उसका मोलारिटी दिया हुआ है 2, तो हमको इसका नॉर्मलिटी निकालना है। तो नॉर्मलिटी कितना होगा, तो आपका H2SO4 का n फैक्टर होता है 2, तो इसका नॉर्मलिटी हो जाएगा 2 × 2 यानी क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो आप फॉर्मूला यूज करो तो 1.4 नॉर्मलिटी हो गया 4, एन आपका वॉल्यूम जो यूज किया है 10 यूज किया हुआ है, और सैंपल का जो वेट है वो सैंपल का वेट है 1 ग्राम। तो आप जब सॉल्व करोगे तो परसेंटेज निकल के आ जाएगा 14 × 4 यानी हो जाएगा 56%। तो यहाँ हम लोग ये आंसर होगा 56%, ये आपका आंसर करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन। जल्दाल मेथड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरीके से हम लोग सॉल्व किए हैं जल्दाल मेथड को, उसको आपको देख लेना है और इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का कोशिश करना है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हम लोग जल्दाल मेथड का लिखे हुए हैं आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट ये फॉर्मूला एनसीईआरटी के गिवन फार्मूला से बेटर इसलिए है कि क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज़ करके आपका एसिड कोई भी होगा आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने गैसेस हाइड्रोकार्बन के कंबशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जब भी आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ध्यान देना, गैसेस में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखना है कि जब भी गैस रहेगा तो गैस का जो वॉल्यूम होता है उसके मोल के प्रोपोर्शन होता है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आप क्या करना, जो गिवन गैसेस का वॉल्यूम है उसको आप मोल मान लो, उसको आपको मोल मान लेना है, यानी वॉल्यूम को मोल में एज्यूम कर लो और आंसर लेके आ जाओ। जो आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर आता है। तो ध्यान देंगे, आपके पास 10 ml को मैं 10 मोल मान लूँगा, तो आपका हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला को मैं CH मान लेता हूँ और इसका 10 मोल है मान लेते हैं, ठीक है। इसे कंबशन करने पे आपका CO2 का 40 मोल मेरे को मिल रहा है और वाटर जो वेपर है वो मेरे को 50 मोल मिल रहा है, यानी जितना ही वॉल्यूम था उसको हम मोल मान लिए। अब ध्यान देंगे, एटम को हम कंजर्व करके सोचेंगे तो आपका चूंकि 40 मोल CO2 है तो इसमें कार्बन 40 होगा, और कार्बन आ कहाँ से रहा है, कार्बन आ रहा है हाइड्रोकार्बन से। अब हाइड्रोकार्बन का मोल अगर हम 10 लेंगे तो उसमें 40 कार्बन करने के लिए जो X होगा वो कितना होगा, वो C4 लेना पड़ेगा तभी 40 होगा। तो एटम कंजर्वेशन करके हम C4 ला सकते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग H2O का, तो H2O में 50 मोल में हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन होगा 100। तो 100 हाइड्रोजन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये हाइड्रोजन आएगा कहाँ से, ऊपर वाले हाइड्रोकार्बन से आएगा। तो चूंकि हाइड्रोकार्बन का मोल 10 लिया हुआ है तो अगर H को हमको 100 करना है तो Y को लेना पड़ेगा 10, यानी ये फॉर्मूला हो जाएगा C4H10, और इसको सम करेंगे हम कार्बन हाइड्रोजन के नंबर को तो समेशन हो जाएगा 14, यानी 14 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का अप्रोच, जो बेस्ट अप्रोच है इसको आपको सीखना है, और जितने ही पास्ट से पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर अप्लाई करना है। आप देखोगे बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप एंजॉय करेंगे और हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है और रिएक्शन का टेम्परेचर 300 केल्विन है और आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है वो 10 लिया हुआ है। तो आपको डेल्टा G नोट निकालना है। तो ध्यान देना, डेल्टा G नोट जो है वो बेसिकली होता है, उसका फॉर्मूला होता है -2.303 RT log K। अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो -2.303, R का वैल्यू होगा 8.314 और T का वैल्यू होगा 300 केल्विन, ठीक है, जो गिवन दिया हो क्वेश्चन में। और log 10 है, यानी K का वैल्यू 10 पुट करेंगे तो log 10 क्या होता है, 1 होता है, तो पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अल्टीमेटली हो जाएगा 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू नियरली अबाउट आएगा -5744 आने वाला है जूल। जिसको आप किलो जूल में अगर कन्वर्ट करते हो तो किलो जूल में, चूँकि आपका ऑप्शन जो है किलो जूल में पूछा हुआ है, तो किलो जूल में क्या होगा, ये हो जाएगा -5.744 किलो जूल होगा। अब ध्यान देंगे, आपको यहाँ पे जो किलो जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 10 का पावर -1 लेना है। तो इसको 10 पावर -1 में अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो ये हो जाएगा -57.544 इंटू 10 पावर -1 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। अब हमको जो आंसर बताना है नियरेस्ट इंटीजर में। अगर बताना हो तो हम लोग आंसर कितना पुट करेंगे,
57। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा 57। ठीक है, तो बच्चों लोग ये सिंपल आपके थर्मोडायनेमिक्स के इक्वेशन का एप्लीकेशन था, डेल्टा जी नोट और के बीच का रिलेशन का। इस क्वेश्चन में बस क्या था कि आपको थोड़ा कैलकुलेशन में फोकस करना है बस, और इसमें और ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था कि जो आपसे नहीं बने। तो बच्चों लोग मूव करें हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस में। बच्चों लोग आपसे बोला गया इस क्वेश्चन में कि इसमें से कितना कंपाउंड है जो हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करेगा। तो ध्यान देना, हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करने के लिए आपका अमीन होना चाहिए, और अमीन जो होना चाहिए या तो प्राइमरी होना चाहिए या तो आपका सेकेंडरी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देना ये आपका प्राइमरी अमीन है, ये आपका सेकेंडरी अमीन है, ये कंपाउंड में 2 NH2 है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, सेकेंडरी अमीन है, यहाँ आपके पास प्राइमरी अमीन है। तो आप देखोगे ये सारा जो है हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करेगा, इनको आप काउंट करोगे तो इनका नंबर क्या होगा, 5। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा बच्चों लोग ये होगा 5। तो एक गिवन लिस्ट में से 5 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपके हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में से पूछा गया है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2 to O2। तो 1 मोल H2 में ध्यान देना, जब भी बात करते हैं 1 मोल H2O है तो H2 में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वाटर में -2 है, जो कि O2 में जब कन्वर्ट होगा तो ऑक्सीजन O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इसका 0 होगा। तो इसको एटम को बैलेंस कर लेते हैं, चूँकि आपके पास 1 मोल था वाटर का तो वहाँ से आपका ऑक्साइड आयन 1 मोल होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। यानी इस प्रोसेस में अगर 1 मोल होगा तो यहाँ पे आपका 2 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का वैल्यू को हम बोल सकते हैं 2 फैराडे। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 96500 कूलम होगा। ठीक है, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, 0 0 0, यहाँ 3 आएगा और यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, और इसको अगर आप 10 के पावर, तो ये इतना कूलम होगा, इसको आप अगर 10 के पावर में अगर कन्वर्ट करते हो तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.93 × 10⁵ कूलम हो जाएगा। अब चूंकि आपके क्वेश्चन में 10⁵ कूलम ऑलरेडी है तो यहाँ पर हमको पुट करना है, तो यहाँ वैल्यू पुट होगा 1.93 और नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का प्रोसेस अप्रोच। होपफुली ये क्वेश्चन अप्रोच आपको समझ में आया होगा। तो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, जब आप 2 मिथाइल ब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन करते हो तो आपका कितना पॉड फॉर्म करे आपको काउंट करना है। तो ध्यान देना, जब भी आप 2 मिथाइल ब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन करोगे तो आपका क्लोरीन कहाँ का जुड़ सकता है, तो क्लोरीन आपका यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ सेम पॉसिबिलिटी है, यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ सकता है और यहाँ जुड़ सकता है। तो आपके पास टोटल 4 पॉसिबिलिटी होंगे। अब ध्यान देना, ये 4 पॉसिबिलिटी को मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। ये पहला पॉसिबिलिटी हो गया, सेकेंड जो पॉसिबिलिटी आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जो थर्ड पॉसिबिलिटी पे चलो ऐसा कुछ दिखेगा, और जो फोर्थ पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा दिखेगा। इसमें इन पॉसिबिलिटी में ध्यान देना, इस पॉसिबिलिटी में ये जो कार्बन है एक कारल है, यानी ये कारल कार्बन है, यानी ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा, यानी इसका 2 फॉर्म होगा, D और L। ठीक है, सिमिलरली ध्यान देंगे आपका जो ये पॉसिबिलिटी है, ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे ये कार्बन कारल होगा तो इसका भी D और L पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है, बाकी दोनों कार्बन में कोई भी कारल सेंटर नहीं फॉर्म करेगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। अब टोटल काउंटिंग करेंगे तो पहले वाले कंपाउंड का DL यानी इसको हम 1 बोलेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप 3 बोल सकते हो, इस कंपाउंड का D को 4 बोलो
और इस कंपाउंड के डी को आप 5 बोल सकते हो और एक कंपाउंड को आप 6 बोल सकते हो। तो टोटल जो पॉसिबल आइसोमर्स बनने वाले हैं ये होंगे 6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 6। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, आपके स्टीरियो आइसोमर्स का एप्लीकेशन भी था। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लो ताकि ऐसा क्वेश्चन दोबारा रिपीट करे तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाओ। तो बच्चों लोग मूव करें हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने 3 डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं और बोला गया है इन तीनों का यूज़ करके हम कितना ट्राईपेप्टाइड फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो अगर तीनों अमीनो एसिड को बिना रिपीटेशन का अगर हम यूज़ करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन के लिए अपने पास तीनों में हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं किसी तीनों में से अगर कोई भी यूज़ कर सकते हो तो मेरे पास पहले पोजीशन के लिए 3 अमीनो एसिड पॉसिबल है। अब जो अमीनो एसिड हम यूज कर चुके हैं और सेकंड पोजीशन में यूज़ नहीं होगा तो सेकंड पोजीशन के लिए कितना अमीनो एसिड अपने पास ऑप्शन होगा, तो 2, इनमें से 2 अमीनो एसिड हम ले सकते हैं। और जो लास्ट पोजीशन जो होगा उसके लिए हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी होगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरे को नंबर पॉसिबल तरीका मिल जाएगा, यानी होगा 6। तो टोटल 6 तरीके से हम ट्राईपेप्टाइड को फॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लिंक करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का प्रोसेस। आपको इस तरह के अप्रोच को अडॉप्ट करना है ताकि क्वेश्चन को आप इजीली बना पाओ। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने बोला गया है कि आपको मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल को निकालना है जो एज ए एंटी फ्रीज की तरह यूज किया जाता है, जिसको हमको ऐड करना है 18.6 kg ऑफ वाटर में टू प्रोटेक्ट द फ्रीजिंग पॉइंट एट -24 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट 0 पे था उसको आपको लेके जाना है -24 पे। तो डिफरेंस इन डेल्टा TF का जो वैल्यू होगा इस केस में होगा 24। अब आप सिंपली आप डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है बच्चों लोग, KF इंटू M होता है। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं तो डेल्टा TF का वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ 24 मिल गया मेरे को। KF जो है वाटर का दिया हुआ है 1.86 पुट कर दो। अब हमको निकालना है इथिलीन ग्लाइकोल का मास। तो हम पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन का मोल्टी पता करते हैं। तो अगर आपका इथिलीन ग्लाइकोल का मोल्स अगर n मान लेते हैं तो चूंकि सॉल्वेंट वाटर का वेट दिया हुआ है 18.6 kg, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा मोल, ये हो जाएगा मोल्टी मेरा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे को मोल मिल जाएगा। तो मोल जो निकलेगा बच्चों तो यहाँ पे एक इजीली कटेगा 10 टाइम्स में, तो आपको मोल हो जाएगा n/10 इक्वल टू हो जाएगा 24, यानी n हो जाएगा आपके पास 240। तो मोल मिल गया मेरे को इथिलीन ग्लाइकोल का 240। हमको वेट निकालना है इथिलीन ग्लाइकोल का, तो वेट कैसे निकलेगा, तो 240 को मल्टीप्लाई करोगे आप इथिलीन ग्लाइकोल के मोलर मास से जो कि दिया है क्वेश्चन में 62। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 1488 ग्राम। ठीक है, इसको आप केजी में कन्वर्ट करो तो आ जाएगा 14.88 kg। तो नियरेस्ट इंटीजर में जो वैल्यू होगा ये होगा नियर अबाउट 15 kg के अराउंड। तो आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा 15। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन के सॉल्व करने का अप्रोच और इसका आंसर। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने केमिकल काइनेटिक्स का एक कॉन्सेप्चुअल और एक अच्छा क्वेश्चन जेईई में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे आपको ध्यान से सुनना है। ये क्वेश्चन हाईली कॉन्सेप्चुअल है और प्लस इसका अप्रोच जो होगा आपको काफ़ी हेल्प करेगा अगर ये क्वेश्चन दोबारा जेईई में एडवांस में आपके पास आता है तो ध्यान देना। इस क्वेश्चन में आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि एक रिएक्शन जिसमें एक गैसेस पार्टिकल ए है जो टूट रहा है बी एंड सी में, उसका बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है और को यही बोला गया है कि इसमें जो टोटल प्रेशर सिस्टम का वो टाइम 0 पे 0.1 atm है और टाइम t जो कि गिवन दिया हुआ क्वेश्चन में 115 सेकेंड उस पर 0.28 atm है। और इस इंफॉर्मेशन को देने के बाद आपसे पूछा जा रहा है इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट यानी k क्या होगा। ठीक है, और k को एक्सप्रेस करना है समथिंग इंटू 10⁻² के फॉर्म में। प्लस आपको ये भी इन्फॉर्म किया गया है कि जो रिएक्शन है आपके फर्स्ट ऑर्डर
काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। तो ध्यान देंगे, जब भी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं तो उस केस में अपने पास रिलेशन होता है के टी इक्वल टू 2.303 लॉग आर नोट बाई आर टी का रेशियो होता है। यहाँ पे आर नोट क्या होता है? आर नोट होता है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 0 पे, और आर टी क्या होता है? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी पे। अब ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में जो आपका रिएक्टेंट पार्टिकल है वो आपका ए है। तो ये जो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, के टी इक्वल टू क्या होगा? 2.303 लॉग ए का कॉन्सेंट्रेशन टाइम 0 पे और ए का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी पे। अब ध्यान देना, जब भी आपके पास गैस होता है तो गैस आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगा। तो कोई भी गैस के लिए हम लिख सकते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब इसमें क्या होता है कि मोल बाई वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा? पी बाई आर टी होगा। अब मोल और वॉल्यूम क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। तो किसी भी गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उस गैस का प्रेशर बाई आर टी के इक्वल लिख सकते हो। यानी आप बोल सकते हो कि किसी भी गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसके प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम गैस का कॉन्सेंट्रेशन जो यहाँ जो है उसके रेशियो को लेंगे, जैसे मान लेते हैं इस क्वेश्चन में आपके पास गैस ए है, तो गैस ए का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा टाइम 0 पे वो गैस ए का प्रेशर टाइम 0 के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, प्लस गैस ए का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा टाइम टी पे वो गैस ए का जो प्रेशर होगा टाइम टी पे उसके प्रोपोर्शनल होगा। यानी हम ऐसा सोच सकते हैं कि आपका जो गैस ए का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा टाइम 0 पे एंड टाइम टी पे, इसका रेशियो को हम प्रेशर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो प्रेशर ऑफ ए एट टाइम 0 एंड प्रेशर ऑफ गैस ए एट टाइम टी। तो अल्टीमेटली इसको इस तरह से हम सोच सकते हैं, यानी आपके पास जो रिलेशन था के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ए नोट बाई ए टी, उसको हम प्रेशर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं उसको हम लोग के टी इक्वल टू 2.303 लॉग प्रेशर ऑफ ए एट टाइम 0 बाई प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी। ठीक, अब ध्यान देना, तो मेरा फोकस पूरा रहेगा कि किस तरीके से हम प्रेशर ऑफ ए एट टाइम 0 पे एंड प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी पे निकालें। तो ध्यान देंगे आप लोग। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या होता है बच्चों लोग, आपके पास गैस ए बी एंड सी में ब्रेक कर रहा था। टाइम 0 के प्रेशर को अगर हम मान लेते हैं कि पी दिया हो क्वेश्चन में, ठीक है, तो आपको पता है कि टाइम 0 पे बी और सी क्या होगा? 0 होगा। तो जो भी टाइम 0 का प्रेशर होगा वो किसका होगा? वो सिर्फ ए का होगा। यानी हमको प्रेशर ऑफ ए एट टाइम 0 मिल गया। यानी आपका जो टाइम 0 का प्रेशर ए का है उसको हम पी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, टाइम टी पे अगर मान लेते हैं कि कुछ प्रेशर डिक्रीज करता है, तो पी से कुछ प्रेशर अगर डिक्रीज करेगा तो मान लेते हैं कि एक्स अमाउंट ए का प्रेशर घटा, तो बी में क्या बनेगा? 2x बनेगा एंड सी में क्या बनेगा? x बनेगा। ठीक है, तो इसके वैल्यू को अगर हम पी बोल रहे हैं, इसके वैल्यू को अगर हम पी बोल रहे हैं, यानी टाइम टी का प्रेशर जो है उसको पी बोल रहे हैं, तो पी क्या है? इन सारे प्रेशर का सम होगा। टाइम टी का जो प्रेशर होगा इन सारे प्रेशर का क्या होगा? सम होगा। बात समझ में आया? तो बेसिकली मेरे को चाहिए था क्या था? मेरे को चाहिए प्रेशर ऑफ ए एट टाइम 0 बाई प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी, ए रेशियो चाहिए। और ऊपर के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि प्रेशर ऑफ ए एट टाइम 0 क्या होगा? पी होगा, और प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी क्या होगा? पी माइनस एक्स होगा। तो मेरे को बेसिकली ये चाहिए। और क्वेश्चन में जो P है, P का वैल्यू आपको 0.1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और PT दिया हुआ 0.28 दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, तो बेसिकली जो नोन वैल्यू उसमें मेरे को एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो x है, x क्या है? x वेरिएबल है। तो अगर हम बोल सकते हैं कि PT इक्वल टू क्या होगा? तो PT इक्वल टू होगा P प्लस 2x। अब मेरे पास x अननोन है, तो x का बदले हम क्या बोल सकते हैं? तो 2x इक्वल टू क्या होगा? चलो ये होगा PT माइनस पी होगा। तो x इक्वल टू क्या होगा? PT माइनस पी बाई क्या होगा? 2 होगा।
अब इसको हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ P है, ठीक। इसके बाद नीचे P माइनस पी टी माइनस P/2 को अगर हम लोग लेंगे तो इसको आप थोड़ा सॉल्व करो, तो सॉल्व करने पे आपका P डिवाइडेड बाई 2P माइनस PTP होगा और नीचे जो 2 है ऊपर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका जो एक्सप्रेशन है वो ऊपर होगा 2P, नीचे हो जाएगा आपके पास 3P माइनस PT आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें जो P और PT का वैल्यूज को पुट करते हैं। तो अगर हम P और PT का वैल्यूज को पुट करेंगे तो P का वैल्यू क्या बच्चे लोग, ये है 0.1, 2 इंटू 0.1, 3 इंटू 0.1 माइनस 0.28, तो अल्टीमेटली ऊपर 0.2 होगा और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 0.02, यानी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक्सप्रेशन 10 के इक्वल हो जाएगा। अब क्या करना, आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला था आपके पास KT इक्वल टू क्या है 2.303 log P of A at time 0 by pressure of gas A at time T, ये था आपके पास, जिसमें आपको K निकालना है, जो टाइम होगा T। अब इस गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम T को हम लोग कितना मान सकते हैं 115 सेकेंड, यानी 115 सेकेंड। तो इसको अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 115 हो चुका होगा, 2.303 होगा और log 10 है, क्योंकि प्रेशर ऑफ गैस ए एट टाइम 0 बाई प्रेशर ऑफ गैस एट टाइम टी का रेशियो हम लोग निकाल चुके हैं कि 10 के इक्वल होने वाला है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, तो K इक्वल टू होगा 2.303 बाई 115। अब इसको आप अगर सॉल्व करते हो तो आपको K का वैल्यू मिलेगा और K का वैल्यू बेसिकली आ जाएगा 0.02002। इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड क्या था कि आपको जो वैल्यू K का आएगा उसको एक्सप्रेस करना समथिंग इंटू 10⁻⁻2 के फॉर्म में। तो अगर 10⁻⁻2 अगर हम बाहर निकालते हैं तो ये ऑलमोस्ट नियरेस्ट इंटीजर के फॉर्म में अगर सोचोगे तो यहाँ 2.002 इंटू 10⁻2 आ रहा है। तो इसको नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करो तो क्या होगा, ये नियरेस्ट इंटीजर में हो जाएगा 2 इंटू 10⁻2। तो माने ये तो ऑलरेडी आपका क्वेश्चन मेंशन किया हुआ था। तो जो इंटीजर होगा, इंटीजर जो वैल्यू होगा उसको हम 2 बोल सकते हैं, यानी K का जो वैल्यू होगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻2। तो आपका जो इंटीजर का जो फिलअप होगा उसका आंसर क्या होगा 2 होगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ये काफ़ी हाई चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आपके पास जे एडवांस में आ सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि इस सॉल्यूशन को थॉरली आप देखो। आपको मैं फार्मूला रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि फार्मूला अगर आप ध्यान देना इस रिएक्शन में अगर हम कोफिशिएंट को चेंज करते चले जाएंगे ना तो फार्मूला हर केस के लिए अलग आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बेस्ट तरीका होता है कि आप प्रोसेस को समझो, उस प्रोसेस का यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरह के सिंप्लीफाइड सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में।